नमस्कार, कैसे हैं सब। मेहनत कर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महान योद्धा हमारे भारत के इतिहास के, लगभग सबने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। फटाफट अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम देरी करे। आज देखो, वैसे तो हिस्ट्री में अपन लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में सुन रखा है काफी कुछ, लेकिन आज उनकी जीवन परिचय से लेके और उनके मरने की तिथि तक क्यों ऐसे, उनके अंदर कौन से ऐसे लक्षण थे, कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण महाराणा प्रताप को इतना याद किया जाता है। इतिहास में राजा तो बहुत सारे हुए, राजस्थान के इतिहास में भी राजा बहुत सारे हुए, लेकिन क्यों महाराणा प्रताप को ही इतनी तवज्जो दी गई, उसको हम बिना देरी किए समझना शुरू करते हैं। बड़ा मजा आएगा, बस आप कॉपी पेन लीजिए, जो जो तथ्य हैं उन्हें लिखते जाइएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। कहानी है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है, तो बिना देरी किए करते हैं शुरू महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जन्म जो इनका हुआ, जन्म राजस्थान में एक जगह पड़ती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ में इनका 9 मई 1540 को जन्म हुआ। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, ये मेवाड़ के जो राजा थे, ये मेवाड़ एक्चुअली पड़ता कहां था, अगर ये भारत का मैं नक्शा बनाऊं तो ये वाला एरिया राजस्थान है, और राजस्थान का जो ये वाला एरिया था, ये पूरा लगभग नीचे, अगर मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले एरिया को छोड़ दूं तो ये वाला जो एरिया है, ये पहले पूरा मेवाड़ हुआ करता था। इस मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। ठीक है, यहीं पे कहानी तो इसकी बहुत पुरानी है, मेवाड़ कैसे बना, लेकिन अपने को आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान में पहले मेवाड़ किस जगह पड़ता था। तो जैसे आप जानते होंगे, प्रतापगढ़, आज का प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये एरिया डिस्ट्रिक्ट है बड़े बड़े राजस्थान के मेवाड़ के। आज भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये कुछ ऐसे एरिया जो आज मेवाड़ के एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, ये सब। ठीक, तो ये पूरा मेवाड़ था जहां के महाराणा प्रताप जो राजा हुआ करते थे। आपको बेसिकली मैप से आइडिया होना चाहिए कि मेवाड़ पड़ता कहां पड़ता। तो ये वाली पूरी ये थी, ये देखेंगे नीचे यहाँ पर ये पूरा मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश और इसकी जो सीमाएं थी वो लगती थी, ऊपर उत्तर प्रदेश से भी लगा करती थी। अब देखिए, इनके पिताजी, थोड़ा सा इनका बेसिक जान लेते हैं तो पढ़ने में आसानी रहेगी। इनके पिताजी थे उदय सिंह। ठीक है, माताजी जिनसे इनका जन्म हुआ जयवंता बाई। जयवंता बाई। कई बार इनके बचपन का नाम, अब इतने बड़े राजा हैं तो हमें पता होना चाहिए, वैसे तो मायने नहीं रखता, लेकिन इनके बचपन का नाम था कीका। राजस्थान में जनरली छोटे बच्चों को कीका बोल दिया जाता है, लेकिन इनके बचपन का नाम ही कीका कहीं कहीं इतिहास में मिलता है। ठीक है, और इनके बड़े भाई का भी आगे जिक्र आएगा, इसलिए जरा उनका नाम याद रख लेना। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था जगमाल। ठीक है, और राज्याभिषेक, ये राजा बने कब, राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन, तो राज्याभिषेक हुआ था इनका 1572 में। जन्म कब हुआ है 1540, और राजा कब बन रहे हैं 1572, 32 साल की उम्र में। अब देखिए, सुनिए, महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे जगमाल। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। और इनके जो पिताजी थे वो थे उदय सिंह। जब उदय सिंह अपने जीवन काल में थे तो अपने मरने से पहले इनमें एक परंपरा हुआ करती थी कि राजा का सबसे जो बड़ा बेटा होगा वो आगे आने वाले समय का राजा बनेगा। तो भैया उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा कौन थे, जगमाल। तो उदय सिंह ने अपने जीवन काल में, अपने मृत्यु काल से पहले ही जगमाल को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, महाराणा प्रताप को राजा घोषित नहीं करा क्योंकि ये छोटे थे, बड़े कौन थे, जगमाल, तो जगमाल को राजा घोषित कर दिया गया। अब इनके यहाँ देखो एक रस्म और हुआ करती थी जब राजा की डेथ हो जाया करती थी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मेवाड़ में ही राजा, मेवाड़ जो ये रियासत थी, इसमें राजा को बोल दिया जाता था महाराणा। जो सबसे बड़ा राजा होता था उसको बोल देते थे महाराणा, और उसके बाकी जो छोटे भाई, चाचा, फूफा के लड़के हुआ करते थे उनको बोल देते थे राणा। तो सबसे बड़ा राजा हुआ करता था महाराणा, उससे छोटे सारे भाई बहन हुआ करते थे राणा। ठीक है, अब देखो, जब उदय सिंह की डेथ हुई तो इनके यहाँ एक परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा बेटा डेथ के बाद राजा बनेगा वो तो महल में मस्त अपना कोट बेल्ट टाई चश्मा लगा के करता था राज्याभिषेक की तैयारी। बाकी जितने भी सारे छोटे बेटे हुआ करते थे, जो छोटे बेटे हुए, सूबेदार हुए, जितने भी अधिकारी हुए, सब जाते थे राजा के अंतिम संस्कार के लिए। तो भैया महाराणा प्रताप भी अंतिम संस्कार के लिए चले गए क्योंकि छोटे थे, और राजा अपने महल में ठहर के राजा बनने की तैयारी करने लगे जगमाल। अब जब ये अंतिम संस्कार के लिए महाराणा प्रताप गए तो अंतिम संस्कार राजस्थान में एक जगह पड़ती है गोगुंदा। किस नाम की, गोगुंदा। गोगुंदा नामक जगह में इनका अंतिम संस्कार करने गए थे।
जब वहां पर अंतिम संस्कार करने गए तो उदय सिंह जाने माने पूरे मेवाड़ के राजा, तो भैया राजा जब डेथ हुई है तो आसपास के सारे लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने आएंगे। ये तो अपने यहाँ की भी परंपरा है, आपने देखा होगा जब डेथ होती है तो अगर अनजान की भी कोई डेड बॉडी को कंधा लेके जा रहा है तो अनजान व्यक्ति भी उसको कंधा दे देता है। ये तो हमारे भारत में आज तक की परंपरा है। तो इमेजिन करिए उस समय तो उदय सिंह की डेथ हुई थी, वो मेवाड़ के इतने बड़े राजा थे, तो सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंतिम संस्कार के लिए महाराणा प्रताप आ रखे हैं तो जनता आपस में बातचीत घुसुर पुसुर करने लगी कि भैया महाराणा प्रताप को तो राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए, महाराणा प्रताप को तो राजा बनने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया इनके यहाँ परंपरा हुआ करती थी कि जो अगला राजा बनता था वो राजा अभिषेक इसकी कोरोनेशन की तैयारी करता था। अभी भैया सारे लोग टेंशन में आ गए, उन्होंने खुसुर पुसुर करी, उन्हें पता चला भैया उदय सिंह मरने से पहले ही राजा घोषित किसको करके चले गए हैं, जगमाल। मरने से पहले राजा घोषित किसको करके चले गए हैं, जगमाल। सारी प्रजा ने इस चीज को नकार दिया कि हम अपने राजा को जगमाल बिल्कुल नहीं मानते। इसके कारण क्या थे, ये समय ऐसा था कि लगातार मेवाड़ पर दिल्ली से अटैक हो रहे थे। दिल्ली में इस समय अकबर बैठा था और लगातार दिल्ली से मेवाड़ पर अटैक हो रहे थे। अब कारण दूसरा आता है कि मेवाड़ पर अटैक क्यों हो रहे थे, क्यों, क्योंकि मेवाड़ सीमा बनाता है गुजरात से, ये गुजरात वाला एरिया है, और मेवाड़ी सीमा बनाता है यहां से मालवा, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मालवा। देखो जिस समय की ये बात है ना, उस समय भारत में अगर कमाने के उद्देश्य से, अगर अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से सबसे ज्यादा कोई दो कुशल जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था, वो था गुजरात, क्योंकि गुजरात समुद्री सीमा शेयर करता है, तो यहां से सारा व्यापार हुआ करता था बाकी देशों से, पश्चिमी देशों से। और मालवा कृषि प्रधान जगह थी, यहाँ पर इतनी खेती हुआ करती थी, इतनी खेती कि जमीन बड़ी क्या थी, उपजाऊ। तो दिल्ली का राजा जरूर चाहेगा कि उसका कब्जा कहां पर हो, मालवा, क्योंकि मालवा खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा तो भैया राजा पे पैसे ही पैसे होंगे। इसलिए हर राजा चाहता था कि मालवा पर मेरा कंट्रोल हो। और दूसरा, गुजरात से अर्थव्यवस्था चलती थी, बाकी देशों को व्यापार हुआ करता था, पश्चिमी देशों को। इसलिए अब समस्या क्या थी, दिल्ली के राजा के को अगर मालवा पे कंट्रोल करना है, मालवा के साथ साथ अगर गुजरात पे कंट्रोल करना है, तो एनी हाउ उसे मेवाड़ से ही होकर आना पड़ता था। और मेवाड़ में जो ये बाकी जो महाराणा बैठे थे, ये इन मुगलों से पूरी तरह खार खाते थे, पूरी तरह खार खाते थे। अब हुआ क्या, जब जनता ने बोला कि भैया हम ऑलरेडी इन दिनों युद्धों से गुजर रहे हैं, दिल्ली के जितने भी मुगल हैं उन्होंने नजरें रख रखी हैं मालवा और गुजरात पर, वो आए दिन हम पर अटैक करते हैं, क्या जगमाल कभी उस अटैक को संभाल पाएंगे, नहीं। इस समय हमें चाहिए एक ऐसा राजा, इतना कुशल राजा जो हमारे मेवाड़ को संभाल के रखे। और मेवाड़ को संभालने के लिए जितने भी एक राजा में योग्यताएं होनी चाहिए थी, वो सारी थी महाराणा प्रताप में। बड़ी कुशल योद्धा, तलवार पलवार ऐसे उल्टी सीधी चलाते थे, बड़े ही कुशल योद्धा। तो राजा तो बेचारे जगमाल तैयारी कर रहे हैं अपने राज्याभिषेक की, राजा वहां पे अपने महल में, लेकिन जनता ने उस अंतिम संस्कार जहां पर किया जा रहा है गोगुंदा पर, वहीं पर अपना राजा घोषित किसको कर दिया, महाराणा प्रताप को। अब महाराणा प्रताप के नारे लगाते हुए ये आते हैं, जब महल में आते हैं तो महल में भैया राजा बनने की तैयारी, कोट पैंट चश्मा लगा के तैयार कौन खड़े हैं, जगमाल। जगमाल को पता चलता है भैया जनता ने अपना राजा किसको मान लिया, रास्ते में ही महाराणा प्रताप। जगमाल की बेचारे की बुद्धि खराब हो जाती है, लेकिन क्या करा जाए, जनता ने अपना राजा किसको घोषित कर लिया, महाराणा प्रताप। तो बेचारा जगमाल की इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होगी, जगमाल मेवाड़ छोड़ के ही चला जाता है। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप का रास्ते में गोगुंदा में तो राज्याभिषेक किया जाता है, राज तिलक किया जाता है, राज तिलक। लेकिन ये राज तिलक तो बड़ी जल्दबाजी में कर दिया जाता है। भाई मेवाड़ का राजा है तो अगर राज तिलक कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करेंगे, तो आगे जाके दूसरा राज तिलक ये दोबारा से कराते हैं अपना कुंभलगढ़ में। कहां पर, कुंभलगढ़। ये जगह याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है। तो कुंभलगढ़ में क्या हुआ, कुंभलगढ़ में इन्होंने दोबारा डिस्को पे नाच वगैरह करके अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो ये थी इनकी बचपन की कहानी है कि राजा बने कैसे। और ये राजा कब बनते हैं, 1572 में। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा कि भैया इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़, 9 मई 1540 को। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह, माताजी का नाम जयवंता बाई,
बचपन का नाम इनका था कीका, बड़े भाई थे इनके जगमाल। ये उदय सिंह मरने से पहले राजा घोषित करके चले गए थे जगमाल को, लेकिन जनता ने जगमाल को अपना राजा नहीं माना, उन्होंने राजा घोषित करा अपना महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप को जब राजा घोषित किया गया तो इस बात से नाराज होकर जगमाल महल छोड़ करके चले गए। और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद अगर अगला कोई मेवाड़ का राजा बना तो वो बने महाराणा प्रताप। ठीक है, ये तो इनके राज्याभिषेक से रिलेटेड बातें हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, जब ये राजा बन गए तो उसके बाद क्या क्या समस्याएं आई। इतना तो समझ आया होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, पढ़ते चलना। अब देखो, उधर मुगल चाहते हैं कैसे भी कि वो मेवाड़ पर कंट्रोल करें, क्योंकि मेवाड़ पर कंट्रोल करके ही वो मालवा और गुजरात को कंट्रोल कर सकते थे, और अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए बहुत जरूरी था कि मेवाड़ को कंट्रोल किया जाए। देखो, राजस्थान के बाकी लगभग जितने भी एरिया थे वो बादशाह को अपना राजा मान चुके थे, बादशाह इन द सेंस अकबर को अपना राजा मान चुके थे। लेकिन ये महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया था कि मैं मरना मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अकबर को भाई अपना राजा कम से कम नहीं मानूंगा। मेरे दादा थे महाराणा सांगा, लड़ते हुए मारे गए, बाबर को मारा तमीज से। उसके बाद उदय सिंह का एक बार युद्ध हुआ, अकबर से हुआ। उदय सिंह वहां भी अकबर से लगभग अगर हारे भी नहीं तो जीते भी नहीं तो हारे भी नहीं। तो उन्होंने बोला जब मेरे पापा मेरे दादा मुगलों से टक्कर लेते हुए आ रहे हैं तो मैं भैया क्यों हार मानूं, मैं भी लड़ूंगा। अब देखो, यहां जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, ये राजा कहाँ के हैं, मेवाड़ के। दिल्ली में बादशाह कौन है, अकबर। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है, अकबर। अच्छा, ये राजा कब बने हैं, 1572 में। ये राजा कब बन जाता है, ये तो बुढ़ाऊ पहले ही राजा बन जाता है 1556 में ही। ठीक है, मिडाइवल में पढ़ेंगे, बेचारा 1556 में हुमायूं दीन पन्ना नाम की पुस्तकालय से गिर के मर जाता है, तो 1556 में ही 12-13 साल की उम्र में अकबर राजा बन जाता है। ठीक है, अब देखो, जब 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने तो 1572 में सबसे पहले अकबर अपने एक अधिकारी जलाल खान को, कोर्ची इसका पूरा नाम है, जलाल खान कोर्ची, पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम ही लिख लेना, जलाल खान कोर्ची। 1572 में सबसे पहले अकबर जलाल खान कोर्ची को भेजता है महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए। अब समझिए संधि क्या होता है। संधि का मतलब होता है समझौता, ट्रीटी, समझौता। देखिए होता क्या था ना कि पहले अकबर ने अपने समय में एक योजना चलाई जिसको बोलते थे सामंती व्यवस्था। ये क्या करता था ना, अकबर कहीं भी जाता था और सबसे समझौता कर लिया करता था कि मैं तुम पे कभी अटैक नहीं करूंगा लेकिन तुम मेरे झंडे के नीचे आके काम करो। तो इसीलिए अकबर ने जलाल खान कोर्ची को भेजा कि जाओ और महाराणा प्रताप से संधि करके आओ। अब 1572 में देखिए राजा बने, और 1572 में अकबर ने जलाल खान कोर्ची अपने चेले को भेज दिया कि जाओ महाराणा प्रताप से संधि करके आओ और उनको बोलो कि चुपचाप अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर ले, अकबर को अपना बादशाह मान ले। महाराणा प्रताप के पास बेचारा जलाल खान कोर्ची गया, देखिए साल बिल्कुल सेम है, तो मुबारकबाद भी देने गया, गुलदस्ता लेके गया कि महाराणा प्रताप मुबारक हो, आप मेवाड़ के महाराणा बन गए। महाराणा प्रताप ने बोला हाँ बन गए, ठीक है आगे बताओ। तो जलाल खान कोर्ची ने बोला कि देखिए मैं अकबर द्वारा भेजा गया हूं और मैं आपको एक क्लियर संदेश देना चाहता हूं कि आप सिर्फ मेवाड़ के राजा हैं और अकबर दिल्ली का राजा है। आपकी जो आर्मी है वो छोटी है, अकबर की जो आर्मी है ना वो बहुत बड़ी है। आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है, इसलिए आप ज्यादा लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आप पे पैसे की शॉर्टेज है। अकबर जो है वो दिल्ली का राजा है, उसका लगभग पूरे उत्तर भारत पे कंट्रोल है। इवन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां के भी थोड़े उसने जगह को कंट्रोल कर रखा है। तो उसका टैक्स कलेक्शन के जो एरिया बहुत ज्यादा है तो उस पर पैसा ज्यादा आता है, वो लंबे समय तक आपसे लड़ लेगा। महाराणा प्रताप ने बोली कितने तू मेरे को ड्रॉबैक गिना ले, कितने कुछ गिना ले, मैं बिल्कुल भी अकबर को अपना राजा नहीं मानूंगा। तो जब देख लेता है जलाल खान कोर्ची की भाई ये जल्दी से नहीं मानेगा, तो जलाल खान कोर्ची चला जाता है अकबर के दरबार में। अकबर पूछता है हाँ भी बता क्या बात हुई, माना या नहीं माना। जलाल खान कोर्ची ने बोल दिया उस्ताद बात नहीं बनी। तो अकबर क्या करता है ना, अगले साल 1573 में 3 अटेम्प्ट करता है। 1573 में सबसे पहले उसने देखो किसको भेजा है, जलाल खान कोर्ची। अब किसको भेज रहा है, मानसिंह। 1573 में भेजता है मानसिंह को। मानसिंह के बाद भेजता है इसके पिताजी थे भगवंत दास, उनको। और भगवंत दास के बाद भेजता है टोडरमल। ये अकबर के दरबार के बहुत बड़े वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और ये किसके दरबार से आए थे, शेरशाह सूरी। अभी हम पढ़ते हैं देखो 1573 में दूसरे नंबर पे भेजता है मानसिंह को।
मानसिंह को भी एजेंडा सेम है भेजने का कि जाके किसी तरह से महाराणा प्रताप को मना ले कि वो अकबर को अपना बादशाह मान ले और अकबर के झंडे के नीचे काम करने लगे। तो जब मानसिंह जाता है तो ये बात पता चलती है महाराणा प्रताप को कि भैया अब जलाल खान कोरची के बाद अकबर ने मानसिंह को भेजा है। अब मानसिंह एक्चुअली महाराणा प्रताप के बेटे के समान, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने बोला यार मानसिंह मुझसे संधि करने आ रहा है, मुझसे बातचीत करने आ रहा है और है मेरे बेटे समान, तो क्यों ना मैं भी अपना बेटा इससे मिलने भेज दूं। तो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह। अच्छा, अमर सिंह नटखट फुल मजे लेने वाला हमारी तरह, ये बताओ क्या बात है। तो अमर सिंह और जब देखो महाराणा प्रताप से मानसिंह मिलने आ रहा है तो महाराणा प्रताप मिलने नहीं जा रहे हैं, उसने महाराणा प्रताप ने किसको भेज दिया है, अमर सिंह को। अब अमर सिंह क्या करता है, जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट सेट होता है कि हम यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे अमर सिंह पहले से जाके बैठ जाता है। मानसिंह आता है, चारों तरफ देखता है, पर्दे वर्दे स्टूल हटा के कि भैया महाराणा प्रताप कहाँ है। अमर सिंह बोलता है पापा तो नहीं है, मैं तो बैठा हूं, बताओ क्या बात है। मानसिंह बोलता है अपने पापा को बुलाओ, तुमसे बात मैं नहीं करूंगा। मानसिंह बेचारा अमर सिंह को बोल रहा है अपने पापा को बुलाओ। अमर सिंह बोलता है पापा तो नहीं आ पाएंगे, पिताजी हमारे नहीं आ पाएंगे। मानसिंह बोलेगा क्यों, पिताजी के पेट में दर्द हो रहा है। मानसिंह समझ जाता है ये मजे ले रहा है हमसे। मानसिंह का खून खोल जाता है कि एक तो मैं दिल्ली से इतनी दूर से चल के आया और हमारे पूरे भारत के इतने बड़े मुगले बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ऑर्डर है कि वो महाराणा प्रताप से जाके बात करो। महाराणा प्रताप की इतनी हिम्मत कि मुझसे बात ही करने नहीं आ रहे। अमर सिंह ने बोला नहीं आ रहे, बताओ क्या बात है। मानसिंह पूरी तरह मतलब खार खा जाता है, पिलस जाता है बुरी तरह। अब मानसिंह बोलता है कि ठीक है, अगर नहीं आ रहे ना तो अपने बाप को बोलना जाके कि सीधा मुझे युद्ध के मैदान में मिले, और जाता है वहां पे कि मुझे युद्ध के मैदान में मिले। अमर सिंह बोलता है एक बात बताऊं मानसिंह जी। मानसिंह बोलता है हाँ बता क्या हुआ। कि आप जब युद्ध लड़ने आओगे ना मेरे पापा से, तो जरा अपने फूफा जी को भी साथ लेके आना। अब देखो इसका फूफा कौन है, मानसिंह का फूफा कौन है, अकबर। तो ये और भी बिलबिला जाता है अकबर के दरबार में वापस, और तलवार फेंक देता है, बोल देता कहां भेज दिया तुमने। अकबर बोलता है क्या बात हुई कि मैं, मेरे को फौज दो, अभी मेरे को आर्मी दो और ऑर्डर दो, मैं जाता हूँ महाराणा प्रताप को जाके मारूंगा। इसने कैसे मना करा, ये मिलने ही नहीं आया मुझसे, अपने बेटे को भेज दिया। और उसका बेटा कह रहा है कि खुद तो आना और साथ में अकबर को भी लेके आना, अपने फूफा को भी लेके आना। अकबर कहता है यार मिलने क्यों नहीं आया ये बता। मानसिंह कहता है, कह रहा है कि तू मेरे बेटे समान है। अकबर ने कहा यार बात तो उसकी सही है। ये खिलबिला जाता है बेचारा और बोलता है कि अब उसने क्या बोला है कि तू अपने बाप को भेज, तेरे बाप लायक मैं हूं बात करने लायक। तो अकबर अगली बार मानसिंह के बाप भगवंत दास को भेजता है। समझ रहे हैं, देखो जलाल खान कोरची को भेज रहा है, मना कर दिया। मानसिंह से तो मिलने ही नहीं आया महाराणा प्रताप। इससे पता चलता है वो कितने स्वाभिमानी थे, वो अपने इरादों के कितने बुलंद थे, वो किसी से भी डरते नहीं थे। ठीक है, अब भगवंत दास जाते हैं 1573 में, तीसरा अटेम्प्ट करते हैं। भगवंत दास जाके समझाते हैं कि देखो आपके आसपास जितनी रियासतें हैं, राजस्थान के जितने एरिए हैं, उन्होंने अकबर को अपना बादशाह मान लिया है। आपकी आर्मी छोटी है, आप कैसे लड़ेंगे। महाराणा प्रताप ने बोला मैं लड़ लूंगा, मैं किसी भी तरीके से अकबर से संधि नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भगवंत दास ने भी लाखों प्रयास कर लिए, भगवंत दास से भी महाराणा प्रताप नहीं माने, तो भगवंत दास भी वापस लौट गए। जब भगवंत दास ने जाके खबर दी अकबर को कि नहीं माना, तो अकबर ने चौथा अटेम्प्ट करा, टोडरमल को भेजा। टोडरमल थे वित्तीय मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के दरबार के। ये इससे पहले रहा करते थे शेरशाह सूरी के दरबार में। टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार से किसके दरबार में शिफ्ट हो गए थे, अकबर के। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, इतना महान शासक बना, लेकिन आगे जाके एक लड़की के चक्कर में, देख रहे बाबू भैया, लड़की के चक्कर में 1545 में एक युद्ध हुआ था, कालिंजर का युद्ध। उस कालिंजर के युद्ध में राजा कीरत से लड़ता हुआ मारा गया, लड़की के चक्कर में। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे, कितना फ्रॉड इंसान था ये, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, जब 1573 में टोडरमल को भी भेजा गया और बात नहीं बनी, तब अकबर ने बोला भैया अब हमने बहुत अटेम्प्ट कर लिए, अब इससे युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो युद्ध। अब देखो इसके 3 साल बाद 1576 में जब इन सबको भेज रहा है वो और ये बात नहीं मान रहे हैं, तब 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। समझ आया। अब इस युद्ध को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले ऐसी क्या कंडीशंस बन गई थी कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को करना पड़ा। वो कंडीशंस थी ये
कि अकबर को युद्ध ना करना पड़े, इसलिए अकबर ने कई बार कोशिश करी महाराणा प्रताप को संधि करवाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने इरादे के बुलंद थे। इससे पता चलता है वो घुटने टेकने वाले राजा नहीं थे। बाकी के जितने राजा थे ना, जब उन्हें पता चलता था कि मुझ पे अकबर आके अटैक करने वाला है, क्योंकि अकबर बहुत ही महान बादशाह था, उनको जब पता चलता था ना कि अकबर आके हम पे अटैक करने वाला है, बाकी के सारे राजा सिर्फ और सिर्फ बिना लड़े घुटने टेक दिया करते थे अकबर के सामने। लेकिन महाराणा प्रताप पूरे इरादे के साथ, पूरे बुलंद इरादों के साथ हमेशा खड़े रहे कि मैं डट के अकबर का क्या करूंगा, सामना करूंगा। राजपूत तुम जानते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी बुद्धि के ये थे। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध का कारण क्या बना, क्योंकि अकबर ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन ये लोग नहीं माने। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। किताबें इतना डिटेल में नहीं पढ़ाती, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। मजा तो आ ही रहा होगा, कहानियों में तो मजा आता ही है। हाँ, तो अब पढ़ते हैं क्या कारण, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अच्छे से समझते हैं। आज तक देखिए आपने सिर्फ पढ़ा होगा ऐसे ही, आज आपको क्लियरली समझ आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, घाटी का मतलब समझते हैं, दो पहाड़ों के बीच के दर्रे को घाट बोला जाता है। ज्योग्राफी में घाट दर्रे क्या होते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि दो पहाड़ों के बीच में जो दर्रे होते हैं ना, उस जगह को बोला जाता है घाट। ठीक है, अब देखिए हल्दी वहां पर क्यों बोला गया, वहां पर जितनी भी ये जगह है ना, ये जगह कहां पड़ती है, राजसमंद जिले में। राजस्थान का आज का एक जिला है राजसमंद, वहां पड़ती है ये जगह हल्दी घाटी। वहां की जो मिट्टी है ना वो पीली है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, बहुत तरीके की टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है ना, वैसे ही एक पीले कलर की मिट्टी होती है। तो पीले कलर की मिट्टी है वहां पे सारी, तो वो पीले कलर की मिट्टी ऑब्वियस सी बात है कैसा लगेगी, हल्दी जैसी लगेगी। दैट्स व्हाई उसका नाम क्या रख दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, अब देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ रहा है, इधर से अकबर, और अकबर से लड़ने कौन जाने वाला है, महाराणा प्रताप। अब देखिए अकबर इतना बड़ा राजा है, खुद तो जाएगा नहीं लड़ने, अकबर भेजता है सेनापति बना के मानसिंह को। देखो इतने लोग थे लेकिन अकबर जानबूझ के मानसिंह को भेजता है, कारण क्या था, मानसिंह सबसे ज्यादा चिढ़ा बैठा था महाराणा प्रताप से, क्योंकि जब मानसिंह, आपको ध्यान आए, मेवाड़ जब मिलने गया था तो महाराणा प्रताप उससे मिलने ही नहीं आए थे। एक तो मिलने नहीं आए थे, साथ में इनका बेटा था अमर सिंह, उसने क्या बोल दिया था कि आ जाना और अपने फूफा को भी लेके आना। तो इसके अंदर एक बदला लेने की भावना थी, तो एक बदला लेने की भावना को अच्छे से, एनर्जी को उसको यूज कर सके, इसलिए अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा। अच्छा, एक सेनापति और था आसफ खान। ये दो अकबर के बहादुर सेनापति आए थे लड़ने। इधर देखिए, एक तो महाराणा प्रताप संगठन बनाने में, लीडरशिप क्वालिटी में कितने महान थे, ये आपको यहां से पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, बाबर के समय से ही, जब से मुगल भारत में आए थे, इनकी मुगलों की कभी भी अफगानियों से नहीं बनी थी। कभी भी जो अफगानिस्तान से यहाँ अफगान आकर के बसे थे, अफगानिस्तान से, उनको अफगानी बोल दिया करते थे हम। तो जो अफगानी थे ना, इनकी कभी भी मुगलों से नहीं बनी। अफगान और मुगल हमेशा आपस में क्या करते रहे, लड़ते रहे। शेरशाह सूरी, हुमायूं लड़ता रहा। उधर महमूद लोदी की बात करें, महमूद लोदी बाबर से लड़ा, इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ा। अब इब्राहिम लोदी सब क्या है, अफगान है। ये बाबर वगैरह क्या है, सब मुगल है। तो मुगल और अफगान आपस में हमेशा क्या करते रहे, लड़ते रहे। महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगलों से सबसे ज्यादा खार खा के बैठे हैं अफगान, इसलिए अफगानों का उस समय जो सेनापति था वो था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर, महाराणा प्रताप ने उसको अपनी जगह क्या कर लिया, शामिल कर लिया, अपनी आर्मी में शामिल कर लिया कि भाई देख, हम लड़ने जा रहे हैं किससे, मुगलों से। मुगल हमारे भी दुश्मन, तुम्हारे भी दुश्मन, दोनों मिलके मारेंगे। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के साथ कौन अफगानी सेनापति आया, ये अफगानी था। कहां का था, अफगानी, हकीम खान सूर। अकबर की साइड से कौन आ रहे हैं, मान सिंह और आसफ खान। महाराणा प्रताप खुद आ रहे हैं, महाराणा प्रताप के साथ कौन आ रहा है, हकीम खान सूर। ठीक है, तोमर आ रहे हैं। तोमर हम जानते हैं, तोमर सरनेम भी होता है, तोमर जो उस समय राजा थे वो आ रहे हैं। ठीक है, साथ में चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत। ये देखो, अभी एक्चुअली क्या है ना कि आपने राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में ऐसा सच पता नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इतना समझिए, चुंडावत जो हुआ करते थे ना, ये महाराणा के बाद सबसे ऊंचा ओहदे वाले इंसान हुआ करते थे। और इन्होंने एक प्रण लिया था लगभग इससे काफी समय पहले, जब एक राजा हुआ करते थे, इनके क्या कहते हैं, मेवाड़ के ही इतिहास में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराणा लाखा। उन लाखा के बेटे थे चुंडा। उन्होंने एक प्रण लिया था कि अब हम कभी भी राजा नहीं बनेंगे,
राजा जो भी बन जाएगा, लेकिन हम हमेशा मेवाड़ की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। तो ये वही चुंडावत थे। तो अब देखिए अफगान जब ये अकबर से लड़ रहे हैं तो मेवाड़ की सुरक्षा करनी है, और इनके बहुत पहले पूर्वजों ने क्या वादा लिया था कि जब भी मेवाड़ पर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम सबसे पहले लड़ने जाएंगे। तो कृष्णदास चुंडावत उन चुंडाओं के हेड थे, तो कृष्णदास चुंडावत भी लड़ने आते हैं। ठीक है, अब देखो हकीम खानसूर आ रहे हैं, तोमर आ रहे हैं। अच्छा एक बहुत इसमें लोअर कास्ट हुआ करती थी भील, तो भीलों का राजा भी आता है, भील भी आते हैं लड़ने। तो देखिए महाराणा प्रताप के साइड से कौन कौन लड़ने आ रहा है, अब हकीम खानसूर जो अफगानी सेनापति है, तोमर लोग लड़ने आ रहे हैं, कृष्णदास चुंडावत जो इनके प्रमुख क्या कहते हैं ये हुआ करते थे जो इनकी रक्षा के लिए, और भील, भील मतलब नीची बहुत राजस्थान में लोअर कास्ट होती है नीड़ा वगैरह, तो वहां से भी लड़ने आ रहे हैं। और अकबर की साइड से कौन है, मान सिंह और आसफ खान। ये युद्ध कब होता है, ये डेट तो याद होनी चाहिए अपने को, 1576। ठीक है 1576 एग्जैक्ट अगर तुम्हें तारीख याद रखनी है तो 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अपने को याद क्या रखना है ना, अकबर के सेनापति मुख्य कौन कौन है, मान सिंह और आसफ खान। इनके साथ एक बहुत बड़ा इतिहासकार आता है, साथ में इतिहासकार जो किताबें लिखता है, जिसका नाम है बदायूनी। बदायूनी हैंड टू हैंड सारी जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी फैक्ट्स थे, कैसे कैसे युद्ध लड़ा गया, सबको एक किताब में कैप्चर करके लिखता है, और हल्दी घाटी के युद्ध की डिटेल नॉलेज हमें वहीं से मिलती है। अब देखो इनमें युद्ध शुरू होता है। ठीक है, मान सिंह और आसफ खान जाते हैं लड़ने महाराणा प्रताप से राजसमंद में। ठीक है, अब राजसमंद में हल्दी घाटी एक्चुअली जो जगह पड़ती है वो पड़ती है गोगुंदा के पास, यहां पर इनका युद्ध शुरू होता है। अब इनको सारी जियोग्राफिकल लोकेशन पता है गोगुंदा की कैसी है, तो ये सीधी बात है ये किसमें होंगे, फायदे में। इनको कुछ पता ही नहीं है गोगुंदा की जियोग्राफिकल लोकेशन है कैसी, ये बेचारे उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। और महाराणा प्रताप स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हल्दी घाटी के युद्ध के शुरुआती दौर में जो इन्हें मारते हैं, ये चप्पल लेते हैं हाथों में और बिना पीछे देखे गोली की रफ्तार से भागते हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ जाता है कि अभी थोड़ी देर और रुके तो महाराणा प्रताप हम पे इतना ज्यादा हावी है कि हमें कूट काट के क्या कर देंगे अलग। बेचारा मानसिंह अपनी जान बचा के भाग जाता है। मानसिंह भी जब भाग रहा, नॉट इवन मानसिंह, लेकिन जितनी सेना होती है इनकी, जो मुगल सेना होती है वो क्या हो जाती है, भाग रही होती है। जब मुगल सेना भाग रही होती है तो उसमें एक नॉर्मल सैनिक होता है जिसका नाम होता है मेहत्तर खान। ये मेहत्तर खान सोचता है यार हमारी मुगल सेना इतनी डरपोक है कि महाराणा प्रताप की सेना से डर के भाग रही है, मैं क्या करूं। पता नहीं इसके दिमाग में क्या सोचता है, ये एक अफवाह फैला देता है क्या कि सैनिकों तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, युद्ध में साक्षात हमारे बादशाह अकबर आ गए हैं। अब ये जैसे इस बात को फैलाता है, देखो इससे होता क्या है, जब आपको पता चलता है ना कि आपका कोई भी ऑपरेशन आपके कमांडो लीड कर रहे हैं, सबसे आगे आपके कमांडो चल रहे हैं, तो आप डरते ही नहीं। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि यार मेरा बॉस, मेरा सीनियर सबसे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। और इमेजिन करिए युद्ध में अफवाह फैल गई है कि अकबर खुद युद्ध लड़ने आ गया है, तो वो मुगल सेना जो डर के भाग रही थी, अब उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि ये हमारा राजा आ गया, हमारा बादशाह आ गया है, अब कैसे नहीं लड़ेंगे हम। और सारे सैनिक आपस में फिर बड़े ही, अब देखिए इसमें पूछा जाता है उनके अंदर जोश आ गया तो वो दोबारा से लड़ने लगे, तो उनमें जोश भरने का काम किसने किया था, मेहत्तर खान। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भागती हुई मुगले सेना का आत्मविश्वास किसने बढ़ाया था, मेहत्तर खान ने बढ़ाया था। अब देखिए होता क्या है, अब इतने टकराव होता है मानसिंह और महाराणा प्रताप का। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा सब जानते हैं, इनके घोड़े का क्या नाम था, चेतक। देखिए इस युद्ध की आप बहादुरी देखिए कि महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना फेमस हुआ, आने वाले समय में भारत में स्कूटर बने चेतक नाम के, यार तेरा चेतक पे चले तने चस्का रेड फरारी का, है ना, गाने भी बने, चेतक उसी वो चेतक है। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, और जो मानसिंह जिस हाथी पर बैठ के आया था उसका नाम था मर्दाना। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक किसकी तरफ बढ़ता है, मानसिंह की, और महाराणा प्रताप मानसिंह ऊपर हाथी पे बैठा होता है अपनी टोकरी सी में, महाराणा प्रताप उसमें फेंका मारते हैं भाला सा। जैसे मानसिंह देखता है अरे भैया भाला आ रहा है, महाराणा प्रताप का भाला, भाई निशाना महाराणा प्रताप ने मारा, निशाना बड़ा तगड़ा था। मानसिंह अपनी जान बचाने के लिए उस डिब्बे में नीचे बैठ जाता है। अब जैसे ही मानसिंह नीचे बैठता है तो महाराणा प्रताप सोचते हैं कि इसे हाथी पे चढ़कर उधेड़ का आता हूं ढंग से। तो जब वो हाथी पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो मानसिंह को ये हल्के में ले लेते हैं थोड़ा सा। महाराणा प्रताप यहाँ पे गलती कर देते हैं। मानसिंह पता है क्या करके आया था, मानसिंह का जो घोड़ा होता है, ये घोड़ा कह रहा हूँ, हाथी जो होता है ना मर्दाना, ये इसकी सूंड में एक धारदार हथियार लगवा के लाता है। ऑलरेडी बड़ा दिमागदार है मानसिंह,
जब हम मान सिंह को आगे पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बहादुर, बहुत दिमागदार राजा था। इसने क्या करा, महाराणा प्रताप जब चढ़ रहे थे ना तो महाराणा प्रताप हाथी पे एकदम से शक्तिमान तो है नहीं जो चढ़ जाएंगे, तो जो सूंड थी हाथी की इस तरीके से और घोड़े ने ऐसे स्लोप बना के दिया महाराणा प्रताप को, सो दैट घोड़े से वो सूंड पे चढ़े और सूंड से ऊपर हाथी पे चढ़ जाए, ऐसा था। लेकिन जिस समय चेतक सूंड से अपने पांव वापस लेके आ रहा था तो मैंने तुम्हें बताया मानसिंह सूंड में क्या लगवा के लाया था, धारदार हथियार, और जब चेतक ने अपने पैरों को पीछे खींचा तो उस धारदार हथियार से चेतक के पैर कट गए। अब पैर कट गए और यकीन मानिए महाराणा प्रताप को युद्ध जिताने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती थी उनके घोड़े की। और जब महाराणा प्रताप को दिखा कि मेरा चेतक ही घायल हो गया है तो किसी तरीके से उन्होंने चेतक को वहां से लिया और वो निकल गए, और लौटते वक्त एक जगह पड़ती है बलीचा, बलीचा में चेतक की मृत्यु हो गई खून बहने से। अच्छा एक चीज याद रखना, कैसे जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप को चेतक को लेकर निकले युद्ध में से, लेकिन एक इंसान था जिसका नाम था झाला विद्या, ये नाम याद रखना। तो महाराणा प्रताप के जाने के बाद जब वो अपने चेतक को लेकर चले गए तो युद्ध की जिम्मेदारी ली झाला विद्या ने। इसने फटाफट फटाफट राजा जैसी ड्रेस पहनी सो दैट आर्मी को ये ना लगे, सेना को ये ना लगे कि हमारा राजा भाग रहा है। एक्चुअली उस समय पता है होता क्या था कि अगर राजा युद्ध से जा रहा है तो सेना अपने आप सारी पीछे चल दिया करती थी। तो सेना का मनोबल बढ़ाने का सबसे एग्जैक्ट अच्छा तरीका होता था कि राजा लीड पे रहे। अब राजे को अगर सेना को पता चलेगा नहीं भैया महाराणा प्रताप ही चेतक को लेकर चले गए तो सेना उस वाली फीलिंग से नहीं लड़ेगी, तो तुरंत राजा का रूप किसने ले लिया, झाला विद्या ने। और इस युद्ध में झाला विद्या बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन किसी तरीके से महाराणा प्रताप अपने चेतक को लेकर निकल तो गए, लेकिन बलीचा में बेचारे चेतक की मृत्यु हो गई। और बलीचा में ही इसकी छतरी भी बनाई गई है, अगर आप कभी बलीचा जाएंगे तो आपको इनके घोड़े चेतक की छतरी भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब जब इस युद्ध में भी हम सबको इतिहास में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप चेतक को लेकर युद्ध में से भाग गए, डर गए, ऐसा कुछ नहीं था। इधर इनकी इतनी हालत खराब कर रखी थी, मैंने आपको बताया 72 खान ने वो तो इनका जरा थोड़ा सा क्या कहते हैं जोश बढ़ा दिया था, वरना आप जानते हैं इनका क्या हाल हो रहा था। और किसी तरीके से मानसिंह सोच रहा था कि कब इस युद्ध में महाराणा प्रताप किसी तरीके से जाए और मैं भागूं, क्योंकि मानसिंह को पता था अगर थोड़ी देर युद्ध और चलता तो 110% हल्दी घाटी के युद्ध में जीत किसकी होनी थी, महाराणा प्रताप की। और जब महाराणा प्रताप वापस लौटते हैं तो इनकी आर्मी पीछे चली जाती है, और ये तो यही चाह रहे थे क्योंकि इन्हें पता है थोड़ी देर और लड़ते तो हार जाते, तो किसी तरीके से ये भी फिर वापस चले जाते हैं और युद्ध यहाँ पर बिना किसी परिणाम के रुक जाता है। अब जब रुक जाता है तो मानसिंह जाते हैं और आसफ खान जाते हैं अकबर के पास। अकबर पूछता है हाँ कहाँ है महाराणा प्रताप, नहीं लाए। अकबर पूछता है क्या हुआ, जीत गए? मानसिंह बोलता है नहीं। फिर मार दिया उसको, बोलते हैं नहीं। अकबर बोलता है ना तुमने उसे मारा ना तुम उससे जीत के आए, है कहाँ महाराणा प्रताप? बेचारा ये चुप। अकबर इनको इतनी डांट लगाता है, उसके बाद से इनका दरबार में आना बंद कर देता है कि तुमसे एक राजा नहीं हराया जा रहा, तो इतना कूद कूद के गया तुझ पर राजा नहीं हराया गया। अब यकीन मानिए, एक बात बताइए, अगर अकबर इनके जाने के बाद इनके दरबार में आने पर रोक लगा दे रहा है, इनको डांट रहा है, तभी तो डांट रहा होगा जब इनको हरा नहीं पाए होंगे, इनसे जीत नहीं पाए तभी तो डांट रहा होगा। और हमारी किताबों में लिखा होता है कि महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के भाग गए थे। बताइए, भाग गए होते तो क्या लीड करके तुरंत इनको पूरी तरह मार के और क्या पूरे मेवाड़ पर कंट्रोल नहीं कर लेते? ये सब किताबें गलत लिखती हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 1576 में, अब जब अकबर देखता है कि इन पे कुछ नहीं होगा तो 1576 में अकबर आता है खुद, 1576 में। अब देखिए इसका समझ आ गया हल्दी घाटी का युद्ध। अब 1576 में जब अकबर देख लेता है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा तो वो खुद आता है उसी साल, और उदयपुर पड़ता है, नीचे पड़ता है, उदयपुर को जीत लेता है और उसका नाम बदल के रख के चला जाता है मुहम्मदाबाद। तो 1576 में अकबर खुद आता है, खुद आने के बाद उदयपुर को जीत के उदयपुर का नाम क्या रख के चला जाता है, मुहम्मदाबाद। लेकिन यहां पर उदयपुर को जब वो जीत रहा होता है तब उसको पता चलता है कि भाई महाराणा प्रताप को हराना आसान बात नहीं है। तब जाके महल में जाके मानसिंह से बोलता है कि भैया अब मैं जब उदयपुर जीतने गया तो ऊपर पड़ता था भैया, वहां पे मैंने देखा महाराणा प्रताप को हराना बड़ा मुश्किल है, तो सही कह रहा था। अच्छा, उसके बाद अकबर फिर ट्राई करता है, अब्दुल रहीम को भेजता है। अब्दुल रहीम खाने का ना बड़े ही पढ़े लिखे विद्वान, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। अब आगे जाके पढ़ेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, सलीमा बेगम के बेटे थे। अब्दुल रहीम खाने खाना की इनको उपाधि दी गई
और क्या कहते हैं लिटरेचर डिपार्टमेंट की इनको हेड बनाया गया था। पढ़े लिखे थे, किताबें लिखने में, ट्रांसलेशन में इनकी बड़ी रुचि हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो अब्दुल रहीम को अगली जिम्मेदारी दी गई कि भैया ना तो जलाल खान कोर्ची से संधि करी गई, ना मान सिंह से, ना भगवंत दास से। फिर उसके बाद भगवंत दास के बाद टोडरमल को भेजा गया, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर खुद आया, कोई महाराणा प्रताप को हरा पा रहा है? कोई नहीं। फिर भेजा गया अब्दुल रहीम को। अब्दुल रहीम ने बोला हाँ मैं हरा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बड़े पढ़े लिखे थे, ये चुपचाप जाते हैं मेवाड़ से थोड़ी ही दूर, ये अपना तंबू वंबू लगा के बैठ जाते हैं और अटैक ही नहीं करते। अटैक ही नहीं करते। जब भी क्या कहते हैं पीछे से ऑर्डर आता है कि हाँ भाई क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, अब्दुल रहीम बोलते हैं हाँ हम मौका बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, अटैक करेंगे। लेकिन अब्दुल रहीम अटैक ही नहीं करते। तो अब्दुल रहीम को वापस बुला लिया जाता है। फिर अकबर भेजता है सुल्तान खान को अटैक करने के लिए। देखिए सिर्फ एक राजा के पीछे पड़े हुए हैं, किसके? महाराणा प्रताप। और अकबर कितने लोगों को भेज रहा है? जब लास्ट में सुल्तान खान को भेजा जाता है तब महाराणा प्रताप की बुद्धि खराब हो जाती है कि जिस दिन से राजा बना हूं उस दिन से अकबर किसी ना किसी को भेज ही जा रहा है, क्यों ना इस बार पूरी तरह फाइल निपटा दी जाए, काम ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि तुम जानते हो, अब तो पढ़ चुके हो, सबसे पहले इसने किसको भेजा? जलाल खान कोर्ची को। उसके बाद किसको भेजा? मान सिंह को। मान सिंह के बाद किसको भेजा? भगवंत दास को। भगवंत दास के बाद किसको भेजा? टोडरमल को। टोडरमल के बाद 1576 में क्या हो गया? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में आ गया अकबर, उदयपुर जीत के नाम करके चला गया मोहम्मदाबाद। फिर भेज दिया अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम से बात नहीं बनी तो भेज दिया सुल्तान खान। अब महाराणा प्रताप देखे जा रहे हैं जिस दिन से राजा बना हूं किसी ना किसी को संधि करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा है, क्यों ना इसको निपटा दिया जाए, सिंपली कहानी खत्म कर दी जाए। अब देखिए सुल्तान खान 150 किलो का 7 फीट इंसान, कि भाई सामने वाला देख के साइड हट जाए, इसका ऐसा शरीर। ठीक है, युद्ध होता है इनमें, युद्ध होता है। महाराणा प्रताप का चारों तरफ से पूरी तरह एरिया घेर लेता है सुल्तान खान, पूरी कनेक्टिविटी को तोड़ देता है, पूरी कनेक्टिविटी, कि इन पे खाना ना पहुंच पाए, इन पे पानी ना पहुंचे। जब इसकी सेना भूखी और प्यासी रहेगी तो अपने आप बाहर निकलेगी, और जैसी बाहर निकलेगी हम मार देंगे। महाराणा प्रताप इसके भी ताऊ, वो तगड़ी प्लानिंग बनाते हैं और एक रात में इतनी ताबड़तोड़ तरीके से सुल्तान खान पर अटैक करते हैं कि सुल्तान खान को समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है, और सुल्तान खान को पूरी तरीके से मार दिया जाता है। यकीन मानिए सुल्तान महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, जिसको हमारे इतिहास में लिखता है कि इन्होंने घास की रोटी खा के अपना जीवन यापन करा। देखिए कितनी गलत अफवाह इनके बारे में फैलाई जाती है। अमर सिंह ये महान योद्धा, जब इनके बारे में पढ़ेंगे हमें तब समझ आएगा। अमर सिंह ने सुल्तान खान के यहाँ पे भाला मारा था, और मैं बता रहा हूँ 150 किलो का था इंसान। ऐसा था कि 4-5 इंसानों को तो ऐसे भर के, हाँ भाई पुत्र कितने जा रहा है, ऐसे करने वाला इंसान ये। और अमर सिंह कितने महान योद्धा रहे कि सुल्तान खान के इन्होंने जब भाला देके मारा तो सुल्तान खान भी दंग रह गए कि ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई, कि मतलब नॉर्मल सैनिक अगर मुझे देख भी ले तो उसकी हिम्मत नहीं है कि आप मुझ पर अटैक कर दे, और इसने मेरे भाला मार दिया। और उस भाला के लगने से वो गिर पड़ता है, और गिरते पड़ते आई उल्ला हाय हुल्ला करता है। महाराणा प्रताप उसके पास जाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, तो सुल्तान खान बोलता है मेरी एक अंतिम इच्छा है। महाराणा प्रताप बोलते हैं क्या? कि बस एक बार उस बंदे को बुला दे, मैं उसे देखना चाहता हूँ जिसने मेरे भाला मारा। तो वो देखते हैं अमर सिंह कहाँ है, अमर सिंह कहाँ है, तो अमर सिंह उन्हें दिखता नहीं। अब महाराणा प्रताप बोलते हैं पता नहीं इतने अमर सिंह को बुलाऊं, क्या पता इनकी डेथ हो जाए। तो वो एक नॉर्मल सैनिक खड़ा होता है, उसको बुला लेते हैं कि देखिए आपके भाला इसने मारा था। सुल्तान खान बोल देते हैं नहीं, मेरे भाला इसने नहीं मारा, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा, मैं परख गया हूं, प्लीज उसको बुलाओ जिसने मेरे भाला मारा है। तब महाराणा प्रताप अपने बेटे को बुलाते हैं। अमर सिंह आता है कि चाचा मैंने मारा भाला तुम्हारे, बताओ। तब सुल्तान खान भी बोलता है कि भाई वीर बाप का वीर योद्धा है। अच्छा पता है होता क्या, जब उसके भाला मार दिया जाता है ना तो वो यहाँ पे फंस जाता है, तो खून ना तो निकल रहा होता है ना ही क्या कहते हैं रुक जाता है। तो होता क्या है कि सुल्तान खान बोलता है कि मैं मरूंगा जब इसको कोई खींच के निकाल देगा, जब खींच के इस भाले को निकालेगा तो सारा खून बहेगा, और खून बहने से मेरी क्या हो जाएगी? मौत। इमेजिन करिए क्या कंडीशन रही होगी। सुल्तान खान सीधा लेट जाता है, अमर सिंह उसकी छाती पर चढ़ता है, छाती पर चढ़ने के बाद ऐसे जोर से भाले को खींचता है, और भाला खींचने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। समझे? तो ये थी कहानी। आशा करता हूं कि आप सबको बीच में फोन आ गया था, कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना तो ये कहानी थी पूरे जब सुल्तान खान को मार दिया जाता है तब अकबर समझ जाता है कि भैया इसको काबू करना आसान नहीं है। और फिर जब तक अकबर जिंदा रहता है, अकबर तो निपट ही जाता है,
1605 में। अकबर कब निपटता है? 1605 में। 1605 से पहले अकबर फिर उसके बाद कभी भी मेवाड़ पर अटैक नहीं करता। देख रहे हैं महाराणा प्रताप को। आशा करता हूं आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं आपके आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर के पेश होता रहूंगा। धन्यवाद।